हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग लिगैंड्स का जो पार्ट है वो उसको खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे और आज डेफिनेटली हो भी जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स हम लोग प्रीवियस दो लेक्चर से पढ़ते हैं, आज हम लोग खत्म करेंगे। सिर्फ दो क्लासिफिकेशन हमारे बाकी है ना स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें लेक्चर नंबर 4 और 5 की, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ लिगैंड्स की और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स की। तो फर्स्ट जो केस था दैट वाज बेस्ड ऑन चार्ज, अनायनिक, कटायनिक एंड न्यूट्रल लिगैंड पढ़ा था हमने। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अ लिगैंड बना सकता है, उसके हिसाब से हमने लिगैंड्स को क्लासिफाई किया था 6 पार्ट में। दैट वाज मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। ईडीटीए जो है वो दोनों टाइप का शो कर सकता है। ईडीटीए 4- होगा तो उसको हम लोग हेक्साडेंटेट बोलेंगे, और अगर ईडीटीए 3- है तो उसको पेंटाडेंटेट लिगैंड बोलेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 5 की बात करें तो लेक्चर नंबर 5 का जो स्टार्टिंग था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगैंड। उसमें सबसे पहले था चिलेटिंग लिगैंड। रिंग बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंपाउंड में चिलेट बनता है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स, राइट। दूसरा जो था हमारा था एम्बिडेंटेड लिगैंड, जिसके पास में एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होते हैं, बट डोनेट सिर्फ एक ही के थ्रू कर सकता है एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट। और उसका मैंने दोनों टाइप का नेमिंग आपको बताया था, आईयूपीएससी में काम आएगा। तीसरा जो था हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड था। लिगैंड्स अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल भी शो कर सकते हैं। मोनोडेंटेड कभी कभी बाइडेंटेड का भी काम कर सकता है, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था। और लास्ट में था हमारा ब्रिज लिगैंड, जो दो सेंट्रल मेटल आइटम्स को जोड़ के रखता है, उसको ब्रिज लिगैंड बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट थोड़ा सा याद रखने वाला है, आगे हम लोग जब बीबीटी और सीएफटी पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा दो क्लासिफिकेशन बाकी है, ठीक है ना, वो हम लोग खत्म करेंगे। और उसके पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 के एंड में जो मैंने आपको वर्कशीट दिया था, होमवर्क वर्कशीट, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो सब लोग ओपन करो लेक्चर नंबर 5 वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, जितना ज्यादा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड इज नॉट अ चिलेटिंग लिगैंड? किसमें रिंग नहीं बनेगा? एडीडीए चिलेटिंग लिगैंड, ईएन बाइडेंटिटी तो चिलेटिंग, ऑक्सलेट भी चिलेटिंग है, pyridine जो है बेटा वो सिंपल एक रिंग है, वो चिलेटिंग लिगैंड नहीं है, ठीक है। इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली कौन से चैप्टर का है? पी ब्लॉक का है, बट मैंने आपको क्या बोला था, 95% क्वेश्चन जो होंगे वो लेक्चर से कनेक्टेड होंगे, और 5% क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस किसी चैप्टर में ये कंसेप्ट आएगा तो उससे कनेक्टेड होंगे। तो ये बहुत बार पूछा गया है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe जो होता है वो +1 में होता है, और ये जो NO होता है वो +1 में होता है। Fe एंड NO दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव एज NO+। अमंग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड लिगैंड? कौन कौन सा इसमें एम्बीडेंटेड लिगैंड है? डेफिनेटली NO2-, यस, तो फर्स्ट वाला तो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो आंसर ए या फिर सी होगा। ए या सी, क्यों? क्योंकि बेटा वही उन दोनों में फर्स्ट आ रहा है। ओके, ठीक है। दूसरा वाला तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि NO3- तो एम्बीडेंटेड लिगैंड है ही नहीं। तो इसका आंसर या तो सी ही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। क्योंकि EDTA जो है वो एम्बीडेंटेड नहीं है, C2O4 जो है वो एम्बीडेंटेड नहीं है, SCN- एम्बीडेंटेड है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, 1 एंड 5। द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो निकल को X मान लो। सो X प्लस 4 इंटू CO का 0 इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो इक्वल टू 0। तो Na का क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल फॉर द चिलेट? ऑब्वियसली कितना? 4, 2, 3, 4, 5, तो डेफिनेटली 5 नंबर, ठीक है ना। अगर 6 ऑप्शन होता तो 6 होता। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ चिलेट? कौन इसमें से चिलेट बनाता है? एसिडेट आयन तो नहीं बना सकता, ऑक्सलेट, यस, ऑप्शन डी आ जाएगा। साइनाइड नहीं बनाता, अमोनिया भी नहीं बनाता, बिकॉज दे आर मोनोडेंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगैंड? इसमें से एम्बीडेंटेड लिगैंड कौन है? एम्बीडेंटेड मैंने आपको 4 बताया था। एक तो साइनाइड बताया था, दूसरा नाइट्रो NO2 बताया था, NO2-, तीसरा OCN- बताया था, साइनेट, और चौथा था आइसो थायोसाइनेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। EDTA कंबाइंस विद कैटायन टू फॉर्म, ऑब्वियसली EDTA क्या है? हेक्साडेंटेड लिगैंड है, तो चिलेट ही बनाएगा, तो चिलेट्स बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following represents a chelating ligand? water, no, OH- no, Cl- no, DMG उसको माइनस कर देना एक, DMG का मतलब डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, और ये एक चिलेटिंग लिगैंड है। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट मार्क करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है? उन्होंने बोला है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है? NH2 बॉन्ड NH2, ठीक है ना।
इसमें ये और ये लोन पेयर है। आगे रीड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। हाइड्रोजन पजेस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन, यस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो रॉन्ग है कि राइट है, ये तो राइट है, रॉन्ग बोला है। हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ चिलेटिंग लिगैंड, सर ये तो चिलेटिंग लिगैंड के तौर पे काम कर सकता है ना, नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, मैंने बोला ना 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, तो सुनो ना, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बट उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 डोनर नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन फॉर्म्स अ स्टेबल चिलेट विद मेटल आयन, स्टेबल आएगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो आंसर सी इज हमारे लिए राइट है, क्यों, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन डी देखो, कोऑर्डिनेशन by hydrogen leads to 3-membered highly unstable strained ring, which is a right option, हमको तो wrong ढूंढना है, तो आंसर कौन सा आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, the number of chelated ring formed by the ligand triene, अगर मैं बात करूं triene की बच्चों, तो triene कौन सा डेंटेड लिगैंड है, ये नंबर से एक बढ़ा के तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 minus 1, ये कौन सा लिगैंड है, 4 बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, टेट्रा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना रिंग बनाएगा, 3 रिंग बनाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12, ligands having 2 different donor atoms but at the time of coordination only one of the atom donates its lone pair are known as ambidentate ligand, ठीक है। so this was question number 12. Question number 13, among the following the flexidentate ligand is or are, ठीक है ना, SO4 minus 2 yes, CO4 CO3 2 minus H2O3 2 minus all of these, तो आंसर क्या आएगा, all of these, ये मैंने लिखवाया भी था। क्वेश्चन नंबर 14, among the following the strong field ligand is, कान नाक और हाथ, जिसमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन होगा वो ज्यादा, तो फर्स्ट में डोनर एटम इज कार्बन, सेकंड में डोनर एटम इज ऑक्सीजन, थर्ड में फ्लोरीन मतलब हेलोजन, एंड लास्ट में भी हेलोजन है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकंड, question number 21, if I talk about question number 21, just 1 second students, just 1 second, okay students, sorry थोड़ा नंबर्स में डाउट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। 15, द लिगैंड्स इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लैटिनेज, सिस्प्लैटिन में कौन कौन होता है, इसका फॉर्मूला होता है Pt Cl2 NH3 ट्वाइस, तो Cl और NH3, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। Next, question number 16. Ethylene diamine is an example of, it is an example of symmetrical bidentate ligand. तो option A monodentate नहीं, bidentate ligand yes, symmetrical ligand yes, तो आंसर क्या आएगा, D, both B and C. Question number 17. How many EDTA molecule, EDTA मतलब hexadentate molecules are required to make octahedral complex, और EDTA बेटा 6 ही होता है, तो इसका तो एक ही molecule लगेगा। वापस सुनो, EDTA का कितना molecule लगेगा, एक ही, क्यों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कितने बॉन्ड होने चाहिए, 6, और EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 6 ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, नंबर 1 आएगा, मतलब ऑप्शन बी आएगा, एक ही मॉलिक्यूल लगेगा EDTA का, तो आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन एंटी कैंसर एजेंट इज, ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन आएगा इसका बी, सिस्प्लैटिन, Pt Cl2 NH3 ट्वाइस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if AgNO3 is added to the excess of 1 molar solution of cobalt Cl3 x ammonia, cobalt CH3 x ammonia, right, Cl3 x times NH3, right, उन्होंने क्या पूछा है, 1 mole of AgCl is formed, what is the value of x, अगर सिर्फ एक ही मोल AgCl बन रहा है, मतलब क्लोरीन बाहर कितना है, एक ही होना चाहिए, अगर क्लोरीन बाहर एक ही है तो बाकी सब क्लोरीन अंदर होना चाहिए, बराबर ना, तो NH3 का नंबर कितना होना चाहिए, बराबर ना, NH3 का नंबर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो हो गया, अगर मैं यहाँ पे 2, जनरली कोबाल्ट याद रखिएगा बच्चों, कोबाल्ट जो है वो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है, 6 शो करता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4, ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो नोट, कोबाल्ट जो +3 होता है इट ऑलवेज शो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो अमोनिया का नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20 नाउ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर क्या है, +1, तो ऑप्शन बी। 21,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग मेथड्स आर साइनाइड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस में क्या बनता है बच्चों, AgCN ट्वाइस माइनस, तो इसका मतलब आंसर या तो बी और सी होगा। देखो तो सही, या तो बी और सी बराबर है सर, बी या सी में सर। CN4 नहीं, CN4 नहीं बेटा, मैक्सिमम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है ना Ag का, तो आंसर या तो बी या फिर सी होगा। फिर दूसरा मॉन्ड प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ा था, NiCO4 बनता है, तो इसका आंसर एक ही है बेटा, कौन सा, बी और सी में से। फिर क्योंकि NiCO4 बनता है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। सर CO4 तो ऊपर भी है, तो बट उसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है ना, अमोनिया कॉम्प्लेक्स थोड़ी बनता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। फोटोग्राफिक फिक्सिंग किसमें पढ़ा था, बोलो, DNF ब्लॉक में पढ़ा था। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम हार्ड वाटर फ्रॉम EDTA, ये इसका एक एप्लीकेशन है। तो ये कैसा, अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया है तो ऑटोमेटिकली फोर्थ वाला तो अपन अज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी ये वाला पॉइंट लास्ट में वापस आएगा, कौन सा वाला, फोर्थ वाला पॉइंट, कैल्शियम वाला। Which of the following is the ambidentate ligand? CN, yes. HCN minus, yes. NO2 minus, yes. Which of the following is the ambidentate ligand? इसका आंसर क्या आएगा, A भी राइट है, B भी राइट है और C भी राइट है। तो ये मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है, कौन सा, मोर देन वन टाइप। और अगर क्वेश्चन को अगर आपको सिंगल करेक्ट आंसर करना है तो नॉट कर देना, तो नॉट में क्या आएगा, आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 EDTA, सिर्फ EDTA बोला है तो हेक्साडेंटेट, तो A का S लिखते जाओ, मैं बोलूंगा। EDTA के बाद DMG बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। उसके बाद में चिलेट लिगेंड भी है, तो ये मोर देन वन टाइप है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं EDTA A का, तो A के लिए बच्चों क्या वो चिलेटिंग लिगेंड है, हाँ, और हेक्साडेंटेट भी है, S भी राइट है। DMG B के लिए, DMG जो है वो एक चिलेटिंग लिगेंड है और हेक्साडेंटेट लिगेंड है, सॉरी बाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड, तो QNR आएगा। इथिलीन डायमीन जो है वो कौन सा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड भी है और बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर साइनाइड की अगर मैं बात करूं D, तो वो तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे जनरली एडवांस टाइप के क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज यूज्ड इन कैंसर केमोथेरेपी। कैंसर, अभी मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे, सर आपने ऑलमोस्ट हर वर्कशीट में सिस्प्लैटिन का आंसर डाला ही है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहे और इसी तरीके से जो मैं क्वेश्चन प्लान करके आपके लिए वर्कशीट बनाते रहता हूँ, तो कहना है से चैप्टर एंड होते होते बेटा आपको हर एक चीज क्या हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपका 5th खत्म हो गया और अभी हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या क्या करना है बच्चों, हम लोग को क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके तो नेक्स्ट इज केस नंबर 5। केस नंबर 5 का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन the electron pair donating or electron pair accepting tendency। हेडिंग तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, बट कंसेप्ट अपने को समझेगा, डोंट वरी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अभी तक जनरली हम लोग क्या पढ़ते आए कि जो लिगैंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सम स्पेशल केसेस में इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इस वजह से तो मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग। बट एक चीज याद रखना, सबसे पहले वो डोनेट ही करेगा, बराबर है। क्या बोला मैंने, सुना, जब तक वो डोनेट नहीं करेगा तब तक उसको अपन कभी भी लिगैंड नहीं बोलेंगे। डोनेट करने के बाद अगर मेटल की इच्छा हुई, मेटल के पास पॉसिबिलिटी है, बराबर ना, मेटल के पास पॉसिबिलिटी है, तो वो सामने वाले को वापस इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी एकदम सिंपल है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। समझो आपका आपके बाजू वाले के साथ अच्छा बनता है, अच्छा रिलेशन है, घर जैसे कि हाँ भाई ये भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ इनका जमता है। तो कैसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई मिठाई बनती है या कोई अच्छी चीज बनती है, हर टाइम तो नहीं, जब कोई मिठाई बनती है या कोई अच्छी चीज बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाउल में डाल के बेटा उनको भी देते हैं, और ऐसा बहुत बार देखा भी गया। तो समझो मेरे घर पे गुलाब जामुन बने, मेरा बाजू वाले से अच्छा बनता है, तो मैंने उनको एक बाउल में बेटा
5-6 गुलाब जामुन जाके दे दिए, बोला अरे हमारे घर पे गुलाब जामुन बना है तो मैं आपको गुलाब जामुन देने आया, चलो, तो वो भी खुश हो गए। तो मुझे बताओ मैं कौन हुआ, लिगैंड हुआ, और वो कौन हुआ, एक्सेप्टर हुआ। अभी मैं तो मेरे घर पे वापस आ गया, बट किसी किसी को बेटा कैसा होता है, कर्टसी होता है, तो जब वो उन्होंने गुलाब जामुन खा लिए तो बाउल देने आए तो वापस कोई कोई लोग खाली नहीं देते बेटा, ये एक कर्टसी होता है, एक अच्छे मैनर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ अलग डाल के, समझो कुछ भी जो भी उनके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर बेटा वो समझो बर्फी या काजू कतली जो भी है वो आपको वापस देते हैं। तो मुझे बता बेटा इसमें क्या हुआ, मैं लिगेंड था, मैंने उनको इलेक्ट्रॉन दिया, उन्होंने वापस मुझे भी कुछ इलेक्ट्रॉन बैक में दिए, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। मैं तो डोनेट करके आया गुलाब जामुन, बट उन्होंने मेरे को काजू कतली वापस में दिया, तो उसको बोलते हैं बेटा। और बहुत सारे केसेस में कैसा होता है बेटा, मैनर्स नहीं होते तो वो ऐसे खाली बॉल लेते, ये हो गया, क्लीन करके भी नहीं देते बहुत बार, तो ठीक है ना, हाँ ये खाली करके दे दिया, तो वैसे केस में बेटा हम लोग उन लिगेंड्स के केस में क्या होगा, वापस उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है क्लासिकल और नॉर्मल लिगेंड्स, नॉर्मल, और इनको हम लोग क्लासिकल लिगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिगेंड जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो these are the ligands, these are the ligand which can only donate their electron pair to form सिग्मा बॉन्ड। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऐसे वाले को नॉर्मल और क्लासिकल, आपने नाम तो सुना होगा क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल में मतलब जो नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे अगर आप H2O ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, जनरली जो अपन पढ़ते हैं एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब लिगेंड्स कौन से हैं, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा और वो होता है नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, और इनको पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सर ये लिगेंड्स कैसे होते हैं, ये लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, और फिर मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इसके पास में अगर किसके पास, लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो वापस इसको डोनेट कर सकते हैं। सर नहीं समझा, ये देखो अगर मेरे पास में मेटल है ये मेटल है बराबर है, और ये इसका डी ऑर्बिटल है, समझो डबल डम्बेल पता है ना सबको, ये डबल डम्बेल वाला डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे समझो लोन पेयर है, और ये इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल है, समझो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये लिगेंड है, इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है, और इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ध्यान देना, इसके पास में भी वेकेंट ऑर्बिटल है। अभी क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है बच्चों, फील्ड ऑर्बिटल, जो कि कोई भी जनरली डी ऑर्बिटल होगा, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है। और ये क्या है, ये है आपके वेकेंट ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले ये लिगैंड क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आराम से गुलाब जामुन देके आ गए, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पहले सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मेटल से लिगैंड की तरफ पहले कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, मैनर्स के तौर पे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ओवरलैप ऐसे, और जब ये डोनेट करेगा तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे, बराबर ना। तो पाई बॉन्ड जो है वो किधर से किधर हुआ, एक सेकंड उल्टा करो बनाया, ये वाला ऐसे हो जाएगा
और मेटल जो है इसके साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ठीक है ना। सो इसमें मेटल को इलेक्ट्रॉन लिगैंड से मिला और मेटल ने भी इलेक्ट्रॉन किसको दिया, लिगैंड को दिया, तो ये बॉन्डिंग कैसे होगी बेटा, और स्ट्रांग हो जाएगी। अभी मुझे था बेटा मैं गुलाब जामुन दे के नेक्स्ट टाइम और समझो वो मुझे खाली बाउल दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा मम्मी को, बोला ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ये तो क्या ऐसे खाली देता है क्या, कुछ इसको मैनर्स है क्या, थोड़े तो होना चाहिए ना कि कुछ तो डाल के दे, एटलीस्ट बिस्किट तो डाल के दे। अगर समझो वो कुछ नहीं देता तो मैं क्या बोलूंगा, इनको नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन के घर में बेटा कुछ भी बनेगा तो नहीं देना है, बराबर है। बट अगर समझो काजू कतली देगा तो मैं भी नेक्स्ट टाइम कुछ सोचूंगा देने के लिए, तो कैसा हमारा रिश्ता और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला जो बॉन्डिंग होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, और इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ नाम भी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, एंड इट इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, और इससे बेटा ये जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बायो स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा सिम्बायोसिस, ठीक है ना। आपने सुना होगा राइजोबियम अज़ोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो प्लांट्स को वो बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड्स देते हैं और प्लांट्स उनको खाना देता है, तो तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, उसी को बेटा हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये जो लिगैंड है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहे, एट द सेम टाइम दे कैन एक्सेप्ट आल्सो, इसके लिए बेटा हम लोग इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। कौन सा वाला बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड, इसके लिए पाई एक्सेप्टर। सर इसको एसिड, सुनो वापस है, नॉन क्लासिकल क्यों, क्योंकि दे भी सकता है ले भी सकता है, बट पहले इलेक्ट्रॉन देगा। एक्सेप्टर क्यों बोला, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा किससे, मेटल से, इस वजह से एक्सेप्टर। बट वो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए पाई एक्सेप्टर, ठीक है ना। सर तो फिर इसको पाई एसिड क्यों बोला, पहले मुझे तो पाई एक्सेप्टर समझा सबको, आगे बढ़ो चलो। पाई एसिड क्यों बोला मुझे बताओ। जनरली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस एसिड। तो ये एसिड का काम कर रहा है लिगैंड, बराबर। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है वापस से, पाई बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड, ठीक है बेटा। तो याद रखना ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स। तो ऐसे लिगैंड व्हिच कैन डोनेट देयर लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ डैश बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बट आल्सो कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, बराबर ना, इन देयर वेकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे लिगैंड्स को क्या बोलेंगे, नॉन क्लासिकल, और हम लोग उनको क्या बोलेंगे, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर। तो स्टूडेंट डेफिनेशन देखिए, लिगैंड्स व्हिच कैन donate their electron pair to central metal atom to form dash bond sigma bond, but also can accept electron pair from central metal atom in their which orbital, vacant orbital, in their vacant orbital to form कौन सा bond, to form pi bond, are known as क्या, नॉन क्लासिकल, इनको नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स, ठीक है ना, एक्सेप्टर लिगैंड। इस पूरे चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। इसके अलावा भी जैसे CN- है, इवन PPH3 जो है एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, एक आध एग्जांपल NO+ भी है। ये सब क्या है बच्चों, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स, बराबर है। अगर मैं बात करूं इन तीनों एग्जांपल्स की, तो इनके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बहुत बार पूछा जा सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल, वो वेकेंट ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके केस में जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके केस में जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है बच्चों, वो होता है d ऑर्बिटल।
कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट जो है बहुत ही इजी है। और एक बात बोलूं, ये जो मेटल कार्बोनिल्स का जो कंसेप्ट है, जब सबसे ज्यादा हमको किसको पढ़ना है, मेटल कार्बोनिल्स को ही पढ़ना है। और ये जो मेटल कार्बोनिल का कंसेप्ट है आगे बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज करिए। केस नंबर 5 फिनिश हो रहा है, केस नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकता है उसको हम लोग नॉर्मल और क्लासिकल लिगैंड बोलेंगे। जो डोनेट करने के बाद एक्सेप्ट भी कर सकता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगैंड। और उसका एग्जांपल मैंने डिटेल में बता दिया। तो याद रखना, सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, और उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना, पाई बॉन्ड में कहां से कहां पे मेटल टू लिगैंड है, और लिगैंड टू मेटल जो है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसका फोटो लो, फिर लास्ट 6 फाइनल क्लासिफिकेशन खत्म करते हैं, देन वी विल स्टॉप द लेक्चर। Okay students, so the final classification is pi acid or pi donor and pi acceptor ligand. Pi donor and pi acceptor ligands। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा। बच्चों ये जो जस्ट पढ़ा ना, उसमें कुछ डिफरेंस है और इसमें कुछ डिफरेंस है, प्लीज ध्यान से सुनो। जो इसके पहले पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, लिगैंड जो है मेटल को क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। ठीक है ना। आप नोट्स जब बनाओगे तो आप देखोगे मैंने वहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लिगैंड व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। बराबर। और मेटल क्या करता है, अपना लोन पेयर जो है इसके वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल जो भी खाली रहेगा लिगैंड के, उसको देता है, उससे पाई बॉन्ड बनता है। बराबर है। बट ये वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सर क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जो लिगैंड होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे जो लिगैंड होगा, लिगैंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिगैंड जो है वो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। सर इसमें और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है, अभी एकदम ध्यान से सुनो। इसमें बेटा एक वर्ड आ जाएगा फिर हेप्टिसिटी। क्या बेटा, हेप्टिसिटी। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ईटा से। प्लीज एकदम ध्यान से सुनो। मैंने देखा है बहुत बार इसके ऊपर जेई मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं और नीट में भी इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तसल्ली से सुनना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। तो सुनो, हेप्टिसिटी ये क्या होता है, पहले ये वर्ड को हटा देता है, पहले ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिगैंड डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है, अगर मेरे पास में मेटल है, ये देखो ये मेटल है, करेक्ट, और यहां पे समझो इथीन है, ये इथीन है, बराबर। अभी ये जो इथीन है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है, पाई बॉन्ड। अगर मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, कोई लोन पेयर है ही नहीं, अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूं तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि ये जो इथीन है वो आपका कौन है, एकदम प्लीज प्यार से और ध्यान से सुनना बच्चों, ये लिगैंड है और ये जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम। बराबर। अभी ये जो लिगैंड है वो क्या लोन पेयर है इसके पास, नो सर। क्या इसके पास में लोन पेयर क्या नेगेटिव चार्ज है, नो सर। तो ये डोनेट क्या कर रहा है, इट डोनेट्स इट्स क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो अपना डेंसिटी वर्ड नहीं समझा तो जाने दो, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, और ये वाला जो दूसरा बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा। ये इथीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ट्रांसफर कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको बेसिक तरीके से समझूं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है CH2 और यहां पे पाई बॉन्ड सबको पता होगा ऐसे ऊपर से बनता है, राइट।
ये पाई बॉन्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि बेटा वीकली बॉन्डेड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो इसको डोनेट कर सकता है ऐसे, बराबर है। अभी यहाँ पे जब ये डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, तो मुझे बताओ ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में है? सर इन दो कार्बन के बीच में है, पक्का, श्योर। तो हम बोलेंगे कि इथीन के दो कार्बन एटम्स के बीच की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल को क्या की जा रही है? डोनेट की जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि इथीन की जो हेप्टिसिटी है वो हो जाएगी 2। इथीन की जो हेप्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी? 2। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ईटा स्क्वायर। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, सिर्फ सुनो अभी पहले। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है वो दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो वो हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अभी अगर मैं बात करूं हेप्टिसिटी का मतलब कितने एटम्स जो है वो उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को मेटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं समझो एग्जांपल लेता हूं ये वाला, ध्यान देना, अगर मेरे पास में साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, चलो एक काम करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इसको चलो लेते हैं सबसे पहले। ये कौन है बच्चों? सर ये तो बेंजीन है, बेंजीन है, बराबर। बेंजीन हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6, बराबर। अगर समझो मैं इसको क्रोमियम है, क्रोमियम बेटा +3 में समझो, और अगर मैं इसके साथ ऐसे बॉन्ड दिखा दूं ऐसे, तो मुझे ये बताओ ये वाला बॉन्ड किसके साथ है? सर वो तो बेंजीन के अंदर गया है। तो बेंजीन के अंदर गया मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये वाला, इन दोनों के बीच का, ये दोनों का बीच का और ये दोनों के बीच का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? क्रोमियम की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली मुझे बता बेंजीन के कितने एटम्स के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्रोमियम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बराबर। तो ये अपना कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को? पाई इलेक्ट्रॉन की सिग्मा पाई, इसके लिए तो इसको क्या बोलते हैं? पाई डोनर। अभी तक हम लोग लोन पेयर डोनेट करते थे, नेगेटिव चार्ज डोनेट करते थे, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको अगर आप इस तरीके से नहीं तो और इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये रिंग और यहाँ पे इस तरीके से शो किया जाता है बच्चों। सो नाउ टेल मी बेंजीन के टोटल कितने एटम्स हैं जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रोमियम की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं? 6। तो बेंजीन की जो हेप्टिसिटी है वो हेप्टिसिटी हो जाएगी बेटा 6। तो इसको कैसे लिखेंगे? ईटा 6 C6H6, इस तरीके से लिखा जाता है, ईटा 6 C6H6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लूं, आराम से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो बेंजीन हुआ, तो बेंजीन का हेप्टिसिटी कितना? 6 होता है। अगर मेरे पास में साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये देखो ऐसा, इस तरीके से साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। आप बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? सर ये तो एरोमेटिक है। सर क्यों? क्योंकि ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स रूल पढ़ा होगा आपने, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें n का वैल्यू कितना है? 1 है। क्यों? n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 कितना इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। सर 6 किस है? इसमें तो 4 ही है ना, ये 2 4, और ये भी तो डीलोकलाइज हो सकता है ना रेजोनेंस से, तो इसके लिए मतलब कितना हो जाएगा? 6। तो ये एरोमेटिक है। ये कंपाउंड में अगर मैं इस तरीके से शो करूं, ये कंपाउंड है, इस तरीके से शो करूं, समझो, ठीक है ना। यहाँ पे समझो मैंने लिखा Fe+2, बराबर, और इसके अंदर रिंग शो कर दिया और इस तरीके से शो किया। तो आप बताओ ये वाला जो है इस रिंग के कितने कार्बन एटम्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को Fe+2 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? 5। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? C5H5-, तो इसका जो डेंसिटी, सॉरी हेप्टिसिटी हो जाएगा। डेंसिटी में क्या होता है बच्चों? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है। इसमें हेप्टिसिटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने लोग शिफ्ट कर रहे हैं? 5 जन। तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा? 5। और इसको लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे? ईटा 5 C5H5, इस तरीके से लिखा जाएगा, ईटा 5 C5H5, ठीक है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। कैलकुलेट द हेप्टिसिटी, ठीक है ना, फिर बाद में मैं ये क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, डोंट वरी। कैलकुलेट द हेप्टिसिटी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1,
नंबर 1 M, टेक योर टाइम, आराम से, घाई मत करना। नंबर 2 हर एक लिगेंड का पता करना है अपने को। हर एक लिगेंड का पता करना है हैप्टिसिटी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे तो अभी मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रिंग में से मतलब पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी हर एक एटम अपना शिफ्ट कर रहा है किसकी तरफ, इसकी तरफ, तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने कार्बन एटम्स है इन्वॉल्व, 1 2 3 4। नहीं समझ रहे तो बच्चों प्लीज है ना वापस से वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखो। कैसा होता है आप लोग क्या करते हो, एक ही बार देखते हो, नहीं समझा डायरेक्ट चालू, अरे नहीं समझा नहीं, ऐसे मत करो। बहुत बार कैसा होता है एक ही चीज एक बार सुनने से नहीं आते तो क्या करो, वीडियो को 2-3 बार देखो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते तो मैं उनको बोलता वीडियो वापस देखो, तो वीडियो वापस देखने के बाद बोलते अरे सर समझा अभी, तो इससे अच्छा पहले वो काम कर लेते तो और अच्छे से समझा। तो कोई भी चीज अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो 1-2 बार वीडियो को वापस से देखे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे कितने लिगेंड्स है, 1 2, सब लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। एकदम तसल्ली से ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन क्लियर है ना सबको? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला देखो, इस वाले में ये वाला जो लिगेंड है यहाँ पे एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस रिंग में से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब सब कार्बन एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ ये भी रिंग में से एरो जा रहा है, मतलब इसके तीनों के तीनों कार्बन एटम्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने रिंग नहीं बनाया, देखो सिर्फ इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये कार्बन एटम से, ठीक है ना। क्या रिंग में से एरो जा रहा है, नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम से जा रहा है, तो इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि एक ही तो है वो बेटा, वो एक ही कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। बट ये वाला देखो, ये वाला एरो कहां से जा रहा है, इस डबल बॉन्ड पे। क्या वो पर्टिकुलर एटम पे है, नहीं। पर्टिकुलर एटम पे होता तो फिर हम लोग को डायरेक्ट एक ही लिखना पड़ता, जैसे इसके केस में लिखा, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी ये देखो यहाँ पे बेटा ये पर्टिकुलर एटम पे है, देखो अगर वो पर्टिकुलर एटम पे तो इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी 1। बट यही स्ट्रक्चर इधर देखो, यही स्ट्रक्चर इधर देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम, 5, तो इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी 5। ये चीजें बेटा सब एडवांस लेवल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो हेप्टिसिटी का कंसेप्ट अपने बुक में नहीं है, सिर्फ नाम दिया रहेगा, वो भी आई डोंट नो, मैं तो बुक देखता नहीं कभी। बट ये जो है आपको एक एक चीज इसमें डिटेल में समझनी है बेटा ना। अभी अगर मैं इसकी बात करूं हेप्टिसिटी में, अभी ये वाला जो बॉन्ड है कितने एटम्स के बीच में है, जैसे ये वाला, जैसा ये देखो 2 है, अगर ये रिंग में होता तो तीनों लेता, बट अभी इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड है, इधर थोड़ी डबल बॉन्ड था। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो जब आपको कभी ऐसा शो किया जाए ऐसा, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर कार्बन के एटम के ऊपर घूम रही है। सुन रहे सब लोग? क्या बोला मैंने, सुना? अगर समझो मैं ऐसे शो कर दूं तो डॉट डॉट, तो 1 2 और 3 पे ही है ना डॉट डॉट, तो इसका मतलब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में घूम रही है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं ऐसे शो कर दूं तो कितने एटम्स के बीच में, सब एटम्स के बीच में घूम रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बेटा डॉट डॉट कितने लोगों के बीच में है, 3 लोगों के बीच में, तो इसका मतलब तीनों एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, मेटल्स की तरफ। किसी एक एटम से कनेक्टेड है क्या, नहीं, इसके जैसा नहीं है, तो इसका हेप्टिसिटी हो जाएगा 3। कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी रिंग का या ओपन चेन कंपाउंड के कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स की डोनेट की जा रही है, उसी को क्या बोला जाता है, हेप्टिसिटी। अभी ये वाला देखो,
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेटल से तो सिर्फ यही कार्बन जुड़ा हुआ है सर, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड ऐसा होता ऐसे शो किया होता मैंने, ऐसे शो किया होता ऐसे मेटल से, तो वो दोनों के बीच में आता। अभी मैं सिर्फ किससे शो कर रहा हूँ, इससे शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तो सिर्फ यही कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बेटा इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हेप्टिसिटी में बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये जो वीडियो वाला यहाँ तक का पार्ट है, अगर आपको नहीं समझा तो यहाँ से लगा के यहाँ तक 1-2 बार वापस सुनो, अभी 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 सुनो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हेप्टिसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हेप्टिसिटी में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी तक लिगैंड क्या करता था, अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करता था। पहली बार वो क्या कर रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है, किसकी तरफ, मेटल की तरफ। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, पाई डोनर। अभी एट द सेम टाइम अगर मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको रिटर्न में शिफ्ट करे तो पाई एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है। तो पाई एक्सेप्टर पहले वाले में भी था, सेकंड वाले में भी है। तो पाई एक्सेप्टर दोनों में सेम ही है कि मेटल से लिगैंड जा रहा है, बट पाई डोनर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझा। वीडियो वापस से देख लो यहां तक, नहीं तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाले के एग्जांपल्स और डेफिनेशंस के टर्म्स में, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरोसिन क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाला है, तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद केस 6। अगेन वापस से मैंने हेडिंग लिख दी है, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स, ठीक है। सो लिगैंड्स definition सुनो, ligands which can donate their, very important word, pi electron density to central metal atom, as well as can accept lone pair of electron, can accept what बच्चों, lone pair of electron from किससे, central metal atom into their एंटी बॉन्डिंग। अब ये वर्ड कहां से आया, NOCB, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ABMO, आर कॉल्ड एज क्या बच्चों, पाई डोनर और एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को बेटा पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर, आपने देखा होगा मेरे थ्योरी नोट्स बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में रहते हैं। ऐसे लिगेंड जो अपनी पाई, अभी तक हम लोग लोन पेयर की बात कर रहे थे, देखो अभी मैंने फर्स्ट टाइम क्या लिखा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो एक क्लाउड, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेंट्रल मेटल एटम को दे दे और उससे एक्सेप्ट भी करे अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है। अभी इसके जो एग्जांपल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है जीसस सॉल्ट, ठीक है ना, ये जीस सॉल्ट भी बोल सकते हैं अपन इसको। अभी ये क्या होता है सर, ये देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लैटिनम Cl3 ईटा स्क्वायर C2H4, बराबर है, प्लैटिनम Cl3 ईटा स्क्वायर C2H4, राइट। नाउ इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपाउंड के ऊपर -1 का चार्ज है बेटा, कितने 1 का, -1 का चार्ज है। C2H4 तो न्यूट्रल है, तो प्लैटिनम इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 4+2 में होगा। और मैंने आपको लिखा था प्लैटिनम जो +2 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ये एक बेटा स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, आगे हम लोग बीबीटी में पढ़ेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है। अभी ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या है, प्लैटिनम जो है वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और यहाँ पे होते हैं आपके 4 प्लेन में लिगेंड्स। नंबर 1 ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, और यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, राइट। अभी सवाल उठता है ये
कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस है और यहाँ पे Cl माइनस है, तीन तो Cl माइनस, और ये C2H4 क्या है फिर, तो C2H4 में देखो ईटा स्क्वायर लिखा है, मतलब इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी है, 2, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। नोट्स में एकदम अच्छे से कॉपी करना है। ये देखो, अभी आप बताओ इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो शिफ्ट हो रही है, बट वो कितने एटम्स इन्वॉल्व है, 2। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, PtCl3, दैट इज जी सॉल्ट। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, C2H4 को न्यूट्रल ही मानना, बिकॉज इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने का चार्ज होता है, -1 का। तो स्टूडेंट्स मुझे एक सिंपल सा सवाल का आंसर दो, ये कॉम्प्लेक्स में इसका हेप्टिसिटी कितनी है, 2 है, 2 है, और क्या मैं इसको पाई डोनर लिगैंड बोल सकता हूँ, हाँ सर, क्यों बोल सकता हूँ बताओ, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम डैश प्लैटिनम से एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है ना, डिटेल में समझाओ, ध्यान देना। ये वाला जो अभी मैं इस बोर्ड पे समझा रहा हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो ध्यान से देखना। मेरे पास ये प्लैटिनम है, ठीक है, कौन है ये, प्लैटिनम है, इसके यहाँ पे ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, DsP2 मतलब स्क्वायर ग्रेनार, ठीक है ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये इसका फिल्ड d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, इसके अंदर लोन पेयर है, जैसे sp3 होता है ना, sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और ये DsP2, ये ब्लैंक वाले, ये DsP2 है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, प्लैटिनम का हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, ठीक है ना। यहां से ये क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, ये क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, और यहां से ये क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया। अभी मुझे बताओ बेटा बचा कौन बचा कौन, क्या इथिलीन बचा। तो इथिलीन जो है वो इस तरीके से शो करेंगे हम लोग, ध्यान देना बच्चों, ये आपका इथिलीन है, ठीक है, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग ऐसे शो करेंगे, इस तरीके से। बच्चों में आगे नाम से ये डायग्राम अगर आपको समझे तो ठीक है, वरना रहने देना, ठीक है ना, जिसको समझ रहा है उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वन इज आउटसाइड द प्लेन एंड अदर इज इनसाइड द प्लेन, ठीक, पता है ना, वेज एंड डैश, ऐसे। अभी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट कर रहा है अपना डेंसिटी इसमें, और ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये पाई डोनर तो हो ही गया, पाई डोनर कौन हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो कहने से इसको मैं पाई डोनर बोल सकता हूँ अभी, हाँ सर पाई डोनर हो गया ये, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इसके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसको पाई स्टार बोल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये है ABMO, जो कि क्या है, खाली पड़े हैं, क्या पड़े हैं, खाली, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये जो मेटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है। ये जो D ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये क्या करेगा, इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा इस तरीके से। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। तो मुझे बताओ इसने, इस लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अरे किया कि नहीं किया, किया ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और उससे कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, इसलिए इसको बेटा पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी बोल सकता हूं। तो पिछला वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें पाई एक्सेप्टर का कांसेप्ट सेम ही आ रहा है, बट पाई डोनर का कांसेप्ट इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, दिस इज द वे। ये है इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, और ये बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, समझा तो ठीक है, ऊपर से गया तो फिर रहने दो, खाली वर्डिंग अगर अपने को समझ में आ गया तो अच्छे से वो भी काम हो जाएगा। तो जी सॉल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला तो फॉर्मूला पूछेंगे, दूसरा प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे, तीसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है जो कि बाद में भी आएगा जब मैं आपको वीबीडी सिखाऊंगा, चौथा प्लैटिनम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये अगर हम लोग हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, हायर स्टैंडर्ड में, तो बेटा इसके ऊपर तो और डिटेल में आता है, उतना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मैं पढ़ चुका हूँ क्योंकि हम लोग ने आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ा था,
बट अभी एज सच अगर इसकी इतनी भी जरूरत थी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको फेरोसिन, जी सॉल्ट है, फेरोसिन है, मेटालोसिन बोलते हैं उनको, वो क्यों क्या है वो भी हम लोग देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so the second example is ferrocene, the most important। अगर एडवांस की बात करें तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हायर स्टैंडर्ड की बात करो तो इस कंपाउंड के बारे में जो मैं अभी पढ़ा था वो सिर्फ 10% है। इसका प्रिपरेशन, इसके रिएक्शंस, जैसे आप लोग बेंजीन के रिएक्शन पढ़ते हैं ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइट ना, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, वैसे फेरोसिन के भी रिएक्शंस होते हैं, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है, डोंट वरी। फेरोसिन जो है ये एक एग्जांपल है मेटालोसिन का। अब ये मेटालोसिन क्या होता है? मेटालोसिन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपन सैंडविच कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। सर एक से ज्यादा एक बाउंसर डाल रहे हो, ठीक है ना। अब ये सैंडविच कंपाउंड क्या होते हैं तो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले फेरोसिन क्या होता है वो देख लेते हैं। फेरोसिन जो होता है वो होता है Fe eta raised to 5 C5H5 ट्वाइस। ये है आपका फेरोसिन, ठीक है ना, याद कर लो। ईटा रेस टू 5 मतलब हेप्टिसिटी का कंसेप्ट है। ये देखो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आ गया, और एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर -2, तो इसमें जो Fe होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +2। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको मेटालोसिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दो एरोमेटिक रिंग के बीच में एक मेटल होता है, और इस वजह से बेटा आप इसको सैंडविच कंपाउंड भी बोल सकते हो। सर नहीं समझा, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ऐसे, ये आपका कौन सा है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। आपको इसके ऊपर ऐसे रिंग बना सकता हूं मैं, राइट, ये रिंग बना दिया क्योंकि ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा जो मेटल कंपाउंड है उसको मैं ऐसे शो करता हूँ, समझो, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज है, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज है। एक बेटा आपकी तरफ जा रहा है, ये पॉइंट देखो, एक बाहर की तरफ जा रहा है और इसका पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है। दैट मींस दे आर फेसिंग ईच अदर के, ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड एक्लिप्स मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और बीच में यहाँ पे होता है Fe+2, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होता है। अब ये देखो, ये जो बॉन्ड बनाया मैंने या एरो बनाया वो कहाँ से बनाया? ये रिंग में से, मतलब ये पांचों के पांचों कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे भी बेटा सेम, ये भी पांचों के पांचों अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द हेप्टिसिटी ऑफ दिस? 5। इसका भी हेप्टिसिटी कितना? 5। तो हेप्टिसिटी 5, C5H5 कितनी बार है? 2 बार है। इस स्ट्रक्चर को बेटा स्टैगर्ड बोलेंगे कि एक्लिप्स बोलेंगे? सर ये स्टैगर्ड एक्लिप्स क्या होता है? स्टैगर्ड मतलब पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सुना है, तो एक्लिप्स मतलब लाइन में आना, कवर करना। तो ये वाला स्टैगर्ड है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल। अगर मैं बात करूं इसके एक्लिप्स फॉर्म की, एक्लिप्स फॉर्म कैसे होगा? ऐसा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे Fe+2 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे ऐसे। तो ये वाला जो है बेटा नॉट रिक्वायर्ड अपने सिलेबस के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। दिस इज एक्लिप्स फॉर्म, और ये वाला जो है लेस स्टेबल है, इट इज स्टेबल ओनली इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट बोला तो मतलब जिसके पास एनर्जी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ये बेटा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे फॉर्म में, और अगर देखेंगे तो रियल में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं बात करूं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की, C5H5- की, तो उसका स्ट्रक्चर है ये वाला। तो आप बताओ बच्चों, इधर माइनस है, ठीक है ना, तो इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, बराबर है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। और ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है किसको? 4n+2 रूल को। साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है, और मैं इसके लिए फेरोसिन भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अभी दूसरी बात, क्या इसमें Fe सेंटर में है? हाँ,
और ऊपर और नीचे बेटा दोनों रिंग्स है, इसके लिए बेटा इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, और सिंस इसमें मेटल इन्वॉल्व है इसलिए इसको मेटालोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं, क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस, ठीक है ना, क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस ना। अभी अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे भी आपका कौन सा रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे एरो, यहाँ से भी एक ऐसा एरो, तो यहाँ पे इसकी जो हेप्टिसिटी है वो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इट इज व्हाट, हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। तो ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, मेटालोसिन, और एक सैंडविच कंपाउंड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे शो करना है तो ऐसे शो करो, या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे शो करना है, टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे सर, इस तरीके से बना दो और यहाँ पे क्रोमियम डाल दो, फिर हर कार्बन एटम से ऐसे बनाते बैठना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से भी बना सकते हो। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालोसिन। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स किसके बेटा, पाई डोनर के हैं। क्यों, क्योंकि ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है अगर लोन पर अवेलेबल है तो हमने पढ़ा किसके बारे में, जी सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने पढ़ा फेरोसिन, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंडविच कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालोसिन, या फिर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसमें कौन सा वाला, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसके अंदर सिमेट्री जो अगर आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है तो सिमेट्री के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हायर स्टैंडर्ड में है तो अपने को तो इसके बारे में जानने की जरूरत तक नहीं है। इसमें D5H और D5D होता है सिमेट्री, बट वो हमको जरूरत नहीं है, वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्लस नॉलेज रखते हैं तो अपने को आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने पूरा का पूरा लिगेंड्स, लेक्चर नंबर 4, 5, 6 तीन लेक्चर्स हमको लगे। अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट लेक्चर 1 आवर 20 मिनट्स का था, दूसरा लेक्चर 1.25 घंटे का था, और तीसरा लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का हो गया। तो 3 लेक्चर्स में हमने सिर्फ लिगेंड्स पढ़े। अभी स्टूडेंट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लिगेंड्स के नोट्स एकदम अच्छे से बना दो, और नेक्स्ट लेक्चर से एक बात याद रखो, जिसको लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 नहीं आ रहा है, नहीं याद है, वो बेटा 7th लेक्चर से तारे जमी होने वाला है, दर्शित बन जाओगे आप लोग। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मुझे लगता है सब कुछ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, वो लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर हमको पूरा क्लियर है। तो एक ही चीज रिक्वायर्ड आपके साइड से है कि आप हर एक चीज को प्रॉपरली फॉलो करो। एंड मैं जनरली वर्कशीट जो है लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मुझे फिर आप लोग के मैसेजेस के रिप्लाई ना देने पड़े, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक दिन में 30-40 बच्चों के 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं वर्कशीट डिस्कस करूंगा लेक्चर में। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के एंड में भी आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड किया गया है लेक्चर नंबर 6 करके, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करना। लेक्चर नंबर 7 के स्टार्टिंग में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और प्लीज स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 7 देखने के टाइम में 4, 5, 6 पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, तो ही आपको समझिएगा, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।